उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद पर मंदिर होने का दावा किया गया। उसके बाद कोर्ट पहुंचा मामला, सर्वे हुआ, सर्वे के बाद विवाद हुआ और विवाद के बाद आज तीसरा दिन है। इंटरनेट बंद अभी भी है, स्कूल खोल दिए गए हैं, मगर तनाव क्षेत्र में अभी भी लगा हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात है और इसके साथ ही हो रही है पॉलिटिक्स, राजनीति। जाहिर सी बात है कि होनी ही थी। अखिलेश यादव अपने आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है ये। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो किसी भी दिन मौके पर पहुंचेंगे। इमरान मसूद, उनके जो सांसद सहारनपुर के, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी किसी भी दिन मौके पर पहुंचेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे। वहीं बीजेपी के अपने नेताओं के दावे हैं कि ये सब जो है किसने किया हिंसा, वो पत्थर चलाने वाले कौन थे, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। पुलिस का अपना दावा है कि जिन लोगों की जान गई है वो पुलिस की गोली से नहीं गई है, जो दंगाई थे उन्होंने गोली चलाई जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। तमाम दावे हैं, मगर इन दावों के बीच एक इतिहास भी है। जामा मस्जिद, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करता था। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, इतिहास पर बात करेंगे। इतिहास पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ साथी हमारे मोहम्मद अनस जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और संभल और वहाँ के पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, इस पूरे मामले के इतिहास को समझते हैं। और हमारे साथ पॉलिटिक्स बतियाने के लिए रोज़ की तरह होंगे हमारे साथी कबूल जी। मोहम्मद जी, पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा ना जी कि भाई ये जो पूरा मसला है इसका इतिहास क्या है, कब से ये विवाद चला आ रहा है? क्या ये अभी फौरी ताज़ा इतिहास, ताज़ा पूरा मामला है, या फिर काफ़ी लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा है, पहले भी इस तरह के दावे होते रहे? थोड़ा मैं इतिहास में जानना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ही पक्षों के अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है कि ऐसा कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि नहीं, ऐसे तमाम दस्तावेज हमारे पास हैं जिसमें ये उल्लेखित है कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। हाँ, जैसे इतिहास का जहाँ तक प्रश्न है, तो जो बहुत लेटेस्ट है जो अदालत में मुकदमा गया वो 1877 में ब्रिटिश पीरियड में गया था। जी। अब वो हिंदू पक्ष की तरफ से ही गया था, लेकिन उसमें फैसला जो है वो मुस्लिम पक्ष के फेवर में दिया गया था। फिर एक और समय था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो भी ब्रिटिश पीरियड में था। फिर से मुकदमा गया था अदालत में और उसमें शायद ऐसा हुआ था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया था। दोनों पक्ष इस बात पे राजी हो गए थे कि जो यथास्थिति है इसको बनाए रखा जाए। और 1947 में चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया था, अपार्ट फ्रॉम बाबरी मॉस्क इन अयोध्या, तो उसके बाद से इसमें अदालत में तो कोई मामला नहीं गया था, लेकिन जो विवाद है वो हमेशा से रहा। अब जैसे विवाद के संबंध में मैं ये बताऊं कि मैं संभल का रहने वाला हूं, तो मैंने जब से मैंने होश संभाला है, मैंने हमेशा उस पर विवाद देखा है, उस मस्जिद के ऊपर। हिंदू पक्ष का क्लेम हमेशा से रहा है। और जब शिवरात्रि का वक्त आता है तो उस वक्त हिंदू पक्ष के लोग जलाभिषेक करने के लिए मस्जिद की तरफ जाते हैं, जिन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो मामला आगे नहीं बढ़ता। लेकिन वक्तन वक्तन वो मामला आगे बढ़ता रहा है और बड़े मतलब एक सांप्रदायिक हिंसा का रूप उसने लिया है। 1976 में एक जो इसी मस्जिद के इमाम थे, उनका किसी जो है हिंदू उग्रवादी ने उनकी हत्या भी कर दी थी, जिससे दंगा भड़क गया था। फिर 1978 में भी एक दंगा हुआ था, वो भी इसी मस्जिद को लेकर हुआ था। 2000 बहुत लेटेस्ट में 2011 में एक जब शिवरात्रि के ऊपर जलाभिषेक को लेकर दंगा हुआ था जिसमें 2 लोग मारे गए थे। उस समय मैं खुद रिपोर्टिंग के लिए गया था वहां पर। जी। तो जिस समय में मैं वहां गया तो वहां से मैंने लोकल लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा था कि हमेशा से उन लोगों का बिलीफ रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि ये एक हरिहर मंदिर था। और फिर 2000 के आसपास आगे चलते हुए वहां पर एक कल्कि सेना एक संगठन बना, जो इस बात के लिए अपने आप को मानता है कि वो इस मंदिर के लिए कोशिश करेगा इस जगह पर। और इसी तरह से फिर एक जो प्रमोद कृष्णम, प्रमोद आचार्य, प्रमोद त्यागी, जो इस वक्त शायद बीजेपी के मेंबर हैं फॉर्मली, उन्होंने वहां पर कल्कि धाम भी बनाया हुआ है, जिसको लेकर के उनका ये मानना है कि लॉर्ड कल्कि का जो अवतार है इस शहर में होगा। तो एक तरह से हिंदू पक्ष का तो ये मानना ये है कि ये जो उनका अपना दावा है बहुत ज्यादा पुराना है और ये एक उनकी ऐसी धारणा से जुड़ा हुआ है जिसमें कि कलयुग का अवतार यहाँ पर जन्म लेंगे। तो और इसके लिए बाकायदा उन्होंने कल्कि धाम वहां बनाया हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ इतिहास को लेकर के। जैसे हर जो डिस्ट्रिक्ट होता है किसी भी स्टेट का, जैसे उत्तर प्रदेश में सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट बनी हुई है जिसपे उनका इतिहास दिया जाता है। और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो हेरिटेज की स्मारक हैं, उनको उनके फोटो भी होते हैं, उनको दिखाया जाता है।
तो उसमें जो संभल डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है उसमें मस्जिद को नहीं दिखाया जाता है, उसमें सिर्फ मंदिर को दिखाया जाता है। और इवन उस मंदिर को जो बनेगा आफ्टर, अगर ये मस्जिद खत्म होती है तो जो मंदिर बनेगा वो दिखाया जाता है। और लॉर्ड काल्की की बाकायदा उस पे एक तस्वीर भी है। तो इस तरह का है, ये विवाद है बिल्कुल। और ये अनस इसका अनस जी, मेरा इतिहास एक है। सवाल है। अनस जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो एक हिंदू धर्म का मतलब समुदाय के लोगों का जो क्लेम है कि क्या यहाँ पे बाबर के दौर में उनके जो वो सिपह सालार थे, उन्होंने यहाँ मंदिर थी उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, इस तरह की भी चीज़ें हैं क्या? क्या ऐतिहासिक तथ्य पे थोड़ा सा आप अगर बात करें तो। देखिए, जैसे ऐतिहासिक तथ्य जो कि इस जो पिटीशन अभी दाखिल की गई है जो हिंदू पक्ष की तरफ से, उस पिटीशन में भी दो चीजों को मेंशन किया गया है, एक तो बाबरनामा को और एक आईने अकबरी को। तो उसमें ये मेंशन है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था संभल में, लेकिन उसमें एग्जैक्ट इस तरह से मेंशन नहीं है कि वो यही वो जगह है जहां पर मंदिर था और इसको तोड़ करके फिर मस्जिद बनाई गई है। जो ऐतिहासिक तथ्य है वो इस तरह से है कि जो हिंदू बेग करके जो एक जनरल थे बाबर के, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक लोकल ब्राह्मण थे जो कन्वर्ट होकर के फिर मुस्लिम हो गए थे। तो उनको ये काम सौंपा गया था कि ये जो मस्जिद पहले से थोड़ी सी यहाँ मौजूद थी तुगलक पीरियड से, इसको रिपेयर करके एक बड़ी मस्जिद वो बना दें। तो इस तरह से ये मस्जिद जो है वो वजूद में आई। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को बिल्कुल डिनाई करता है और बिल्कुल साक्ष्य इस तरह के बिल्कुल नहीं है कि मंदिर को गिराया गया है। लेकिन बहरहाल हिंदू पक्ष का यही मानना है कि क्योंकि यहाँ पर पहले से एक मंदिर था, उसको गिराया गया, उसके बाद ये मस्जिद बनाई गई। और एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि जब रानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि मराठा रानी थी, जी। उन्होंने बहुत सारे मंदिर जो है जब बनवाए थे, और वो इस तरह से बनवाए थे उनको लगता था कि वो मंदिर गिरा करके उनकी जगह पर मस्जिद बना दी गई है। तो उन्होंने एक मंदिर यहाँ भी बनवाया था जो बिल्कुल इसके पास में है इस मस्जिद के, उसे रानी वाला मंदिर कहते हैं। तो वो एक अल्टरनेटिव के तौर पर बनाया गया था कि जो कि ये मंदिर गिरा दिया गया तो अब इसके पास में ये मंदिर बनाया जाए। वो बिल्कुल एकदम पास में है, वो सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है। तो बहरहाल हिंदू पक्ष का यही मानना है। वो हिंदू एक आबादी एकदम पास में उसके रहती है, उसे बहुत लोग जानकार भी हैं। बहुत से लोग अपने आप को जो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ मंदिर था, उनका बिल्कुल पूरी तरह से इस बात का बिलीव है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दोनों ही पक्षों के अपने दावे हैं, हिंदू पक्ष का अपना दावा है और इतिहास में जो चीज़ें आपके मुताबिक हैं वो आपने बताई। अनस जी, मगर अभी जो विवाद चल रहा है, अभी जो कोर्ट में जिस तरीके से हिंदू पक्ष गया, जो हरिशंकर जैन, उनके बेटे विष्णु शंकर जैन जो प्रमुख वकील हैं इस पूरे मामले सुप्रीम कोर्ट में, जो इस तरह के मामले लगातार उठाते रहे हैं, और 8 लोग बताया गया कुल याचिका लेकर पहुंचे थे। तो अभी जो मामला पूरा वो थोड़ा समझना चाहते हैं, ये जो सर्वे हुआ और सर्वे में क्या कुछ चीज़ें निकल के आई, कुछ उसके बारे में अगर जानकारी अपने तक हो। नहीं, अब देखिए, सर्वे रिपोर्ट तो अब ये 29 तारीख को कोर्ट में पेश की जाएगी। उसके बाद से ही मालूम हो पाएगा कि उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं उसकी। लेकिन जहां तक याचिका ले जाने का मामला है, तो याचिका ले जाने का मामला बीच बीच में कई मर्तबा कोशिश हुई है हिंदू पक्ष की तरफ से। लेकिन उस समय ये था कि जब तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, अब ये संरक्षित इमारत भी है, ये जो मस्जिद है, तो इस पे वो लागू नहीं होता था। लोअर जुडिशरी भी उस पर कोई ऑर्डर नहीं कर पाती थी। लेकिन 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ा सा एक विंडो ओपन कर दी गई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद में, कि अब कोर्ट ये देख सकता है कि जो मौजूदा स्थिति है उसकी कैसी है इमारत की, संरक्षित इमारत की। तो अब जब ये पहली पिटीशन थी, उसके बाद से जब ये ले जाई गई, तो उस पर लोअर जुडिशरी ने जो है ऑर्डर कर दिया, और वो भी इतनी तेजी से ऑर्डर किया कि एक ही दिन में एक्सेप्ट की पिटीशन, और फिर उस पर ऑर्डर किया, और फिर सर्वे भी शुरू हो गया। तो ये है बहरहाल जो सर्वे की फाइंडिंग से जो 29 तारीख को सामने आएंगी। बिल्कुल, अब कोर्ट पर ये मामला है और कोर्ट के दहलीज पर जाकर ही इसका फैसला होना है। तो हमारी भी नॉर्मल आम लोगों से यही अपील रहेगी भाई कि कोर्ट जो भी फैसला करता है, कोर्ट में ही इस मामले को सुलझाना चाहिए, सड़क पर किसी को नहीं आना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। अनस जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम इतिहास के तथ्य बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स बतिया लेते हैं इस पूरे मसले को लेकर जो चल रही है। राहुल गांधी किसी भी दिन जा सकते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनका प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उसके बाद वो खुद भी जाएंगे, मगर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है।
चंद्रशेखर आज़ाद कुछ दिनों पहले पहुंचे थे और उनको भी बॉर्डर पर रोक दिया गया। तो इसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। और यूपी में वैसे भी देखा गया है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव और उसके दरमियान उसके नतीजों के बाद से एक्टिव भी है यूपी में। और इस पूरे मामले के बाद भी देखा जा रहा है किस तरीके से राहुल गांधी की खबर है कि वो जाना चाहते हैं और अखिलेश यादव ने भी इसके साथ कह दिया कि वो भी जाएंगे। तो इसको लेकर देखिए पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। कैसे देख रहे हैं कबूल जी इसको? निश्चित तौर पे देखिए, इस तरह की जहाँ भी जब भी दंगे होते हैं या सांप्रदायिक हिंसाएं होती हैं तो उसके बाद सियासत भी होती है, दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि सियासत से ही सारी चीज़ें पनपती भी हैं। इस पूरे खेल के पीछे भी सियासत एक है और जो आने वाला समय है उसमें भी सियासत होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले आप देखिए कि खास तौर से जो सर्वे का आदेश होता है वो सर्वे होता है वो चुनाव नतीजे आने के बाद, और चुनाव उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होते हैं उसमें भी एक सीट ऐसी होती है सौरभ भाई जो उसी लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। वो भले ही संभल जिले में नहीं आती मगर संभल लोकसभा क्षेत्र में आती है, कुंदरकी विधानसभा बड़ी चर्चा में रही। बड़ी चर्चा में रही और 65% आबादी मुस्लिम की वहां पे है और वहां पे इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही है। आप सोचिए 1993 के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है अब ये दूसरी बार यहाँ पे चुनाव जीती है। तो निश्चित तौर पे अब वहाँ पे खास तौर से उस चुनाव नतीजे आने के बाद से आप देखें कि अखिलेश यादव खास तौर से किस तरह से आक्रामक हैं। और दूसरी बात है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और उस इलाके में घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पे अभी सेटिंग विधायक सांसद उस जिले में समाजवादी पार्टी का अपना एक दबदबा है। निश्चित तौर पे इस मसले पे भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ भी नहीं बोल रही, बहुत साइलेंट मोड में है। वो कह रही कानून व्यवस्था का मामला बना रही है और जो हिंसा हुई उसको लेके अभी वो मंदिर और मस्जिद के विवाद में वो नहीं पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी भी इसको जो है मंदिर मस्जिद के विवाद बनाने के बजाय इसको कानून व्यवस्था जोड़ रही है, इसको दंगे का रंग दे रही है समाजवादी पार्टी। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राहुल गांधी की बात हुई तो राहुल गांधी भी जिस तरह की राजनीति कर रहे थे अब उसमें भी राहुल गांधी को भी लग रहा है कि ये चुनाव है और समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर से जिस तरह की घटनाएं हुई इसमें जो 4 बच्चे मरे हैं वो चारों एक विशेष समुदाय से हैं और जिस तरह की चीज़ें हुई हैं और हिंसा होने के बाद जिस तरह की आई हैं तमाम सवाल खड़े हुए हैं। चाहे सर्वे को लेके भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जितनी जल्दबाजी में चीज़ें हुई उसको लेके कि इतनी जल्दबाजी में क्या थी और उसके बाद ये घटनाएं हो जाना और क्या घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन एक बात और है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये कहना है कि पुलिस ने जो है जानबूझ के उनको उकसाया है, एक अफवाह फैलाई गई। खास तौर से एक सर्वे होने के बाद जब दूसरे दिन सर्वे हुआ संडे के दिन के लिए जब सुबह जब पहुँचती हैं और जब उसमें जो वजू खाना है उसका पानी निकाल दिया था तो वहाँ पे एक अफवाह फैल जाती है कि वहाँ खुदाई शुरू हो गई और उसके बाद जो स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कितना पथराव किस तरह आते हैं। तो अब निश्चित तौर पे जो सियासत है अब उसमें सियासत होनी है। समाजवादी पार्टी अलग तरीके की सियासत कर रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी को कुंदरकी के चुनाव नतीजों ने हिलाकर रख दिया है। एक बड़ी बात है कि उसमें तमाम जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो 65% मुस्लिम आबादी है उसमें भी एक मेजर चंक इस बार बीजेपी को वोट किया है। तो कहीं ना कहीं ये असुरक्षित करने वाला मामला तो है ही समाजवादी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। निश्चित तौर पे आप देखें कि 2022 के बाद से जिस तरह का उत्तर प्रदेश में वोटिंग पैटर्न रहा है सौरभ भाई कि मुसलमानों का जो वोटिंग है वो समाजवादी पार्टी या बीजेपी के खिलाफ अगर देखें तो वो 90% के आसपास दिख रहा है। चाहे वो 2022 का चुनाव हो या 2000 लोकसभा के 24 का चुनाव हो। 2000 लोकसभा 24 के चुनाव में आपने देखा किस तरह की स्थिति हुई और 2022 में यहाँ तक कि सपा बसपा से या MIM जैसी पार्टियों से, यहाँ तक कि 2022 में कांग्रेस से भी लड़ने वाले जो मुस्लिम दिग्गज नेता थे उनकी जमानत तक नहीं बच पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। लेकिन उपचुनाव में जिस तरह का खास तौर से कुंदरकी, पहले रामपुर में हमने देखा कि मुस्लिमों का वहाँ पसमानदा वोट खिसकता है और कुंदरकी में हमने देखा कि मुसलमानों का राजपूत मुस्लिम जो वोटर है या जिसको शेखजादे वहाँ कहते हैं उनका वोट खिसक जाता है। और उसका नतीजा ये होता है कि अभी तक ये दिखता था कि हिंदू वोटों में जातियों का ध्रुवीकरण होता था, लेकिन इस बार जिस तरह से मुस्लिम वोटों में जातियों का ध्रुवीकरण हुआ है कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का सबब बना है। क्योंकि चुनाव से पहले सौरभ भाई समाजवादी पार्टी मीरापुर कुंदरकी जैसी सीटों को वो अपनी सेफ सीट मानकर चल रही थी। उसको लग रहा था कि यहाँ पे उसका जीतना तय है और क्योंकि 65% मुस्लिम आबादी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो सीटें चिंता का सबब बनी हुई थी। लेकिन वोटों के बाद जिस तरह से वो सीटें जो है दोनों सीटें खासतौर से मीरापुर और कुंदरकी दोनों सीटें एनडीए गठबंधन गई हैं। मीरापुर से RLD जीती है
और कुंदरकी में जो समाजवादी पार्टी जीती है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जीती है कुंदरकी में, और भारतीय जनता पार्टी ये कहने लगी है कि यहाँ पे अखिलेश यादव खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि अखिलेश यादव ने एक बात और कही सौरभ भाई कि कुंदरकी के चुनाव नतीजों को ढकने के लिए सरकार और बीजेपी और प्रशासन ने मिलकर ये दांव चला है ताकि उसकी सच्चाई सामने ना आ सके। उसके पीछे उनका यह है कि 65% आबादी के बाद उनका जो कैंडिडेट है महज 25,000 वोट पाता है, और वो जो कैंडिडेट इससे पहले 2022 में बसपा लड़ता है वो 42,000 वोट पाता है सर भाई। इसके बावजूद वहां पे जो बीजेपी कैंडिडेट होता है उसको 1,21,000 के आसपास वोट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है समाजवादी पार्टी के लिए लगने लगा है कि जो मुस्लिम धार्मिक आधार पे वोटिंग करता था पैटर्न पे कि एक मतलब एकजुट होकर करता था, वो इस बार शेख जादव बनाम तुर्क के कम में बिखर गया है। तो अखिलेश यादव की चिंता है, और खास तौर से क्योंकि उनके विधायक का नाम वहां आया है दंगे में, उनके सांसद के ऊपर FIR हुई है, तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी इसमें आक्रामक। आज आप देखेंगे अखिलेश यादव को संसद के अंदर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए संसद से बाहर कहने लगे कि हम जाएंगे। उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बना दिया है जिसमें माता प्रसाद पांडे और तमाम पार्टी के विधायक हैं, उनको 8 सदस्यीय कमेटी उसको भेजने की बात उन्होंने कही है, और कहे मैं खुद भी जाना चाहता हूं लेकिन प्रशासन मुझे जाने नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी मतलब राहुल गांधी के लिए भी इमरान मसूद और खासतौर से इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के दोनों सांसद हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, दोनों लोग राहुल गांधी से मुलाकात की है और राहुल गांधी जो है वहां जाना चाहते हैं। अब बात आती है कांग्रेस और सपा की। दोनों जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में सौरभ भाई अपना स्पेस देख रहे हैं, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद। आप देखिए कि दो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, दोनों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से चीज़ें जिस तरह से दिखी हैं, उपचुनाव होता है, कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव नहीं लड़ती हैं। हालांकि अखिलेश यादव कहते हैं कि उनका सपोर्ट समर्थन रहा है, लेकिन हम प्रचार में देखते हैं तो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी, वो कहीं सीट पर प्रचार करते नहीं नजर आते। और चुनाव के बाद कांग्रेस के ही नेता जो है अलग अलग ब्लॉग लिख रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो एक चीज़ और उभर के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित मुस्लिम है उनको एकजुट रखने का जो काम कर सकती है वो कांग्रेस ही कर सकती है। ये सपा के कांग्रेस के एक राष्ट्रीय सचिव हैं और उत्तर प्रदेश के हैं, वो अभी से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये उनका खुद का लिखा हुआ है पोस्ट, उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि उनका इशारों में कहीं ना कहीं उनका कटाक्ष कांग्रेस की तरफ था, क्योंकि सपा की तरफ था, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी और कांग्रेस जो सपा जो है कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट खैर देना चाहती थी, उसके बाद गाजियाबाद भी देने को राजी हो गई थी, लेकिन कांग्रेस जो है उस पर राजी नहीं हुई। तो अब उनको लग रहा है कि चुनाव के बाद अब दोनों स्पेस बनाना चाहते हैं और दोनों की नज़र जो है सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम वोट बैंक पे है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इस वक्त जो है संभल के बहाने मुसलमानों के जख्मों पे मरहम लगा के, खासतौर जो वहाँ हिंसा हुई है उनके बीच जाके, जो उनके दुख में खड़े होके वो उनके साथ अपने आप को करीब दिखाना चाहते हैं ताकि मुसलमानों का जो विश्वास है उनके साथ बन सके। बिल्कुल, मुसलमानों का वोट एकजुट रहे उनके पक्ष में, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। बाकी तो राजनीति है वो होती रहेगी। एक और चीज सौरभ भाई यहाँ कहूँगा, आप देखिए कि कुछ चीज आप अगर देखिए अखिलेश यादव को कि 2022 के चुनाव के बाद या थोड़ा सा उससे पहले जो मुसलमानों के इशू को लेके बहुत जो है मतलब कम्बल ओढ़ के दही पीना वाला एक कहावत है कि बहुत छिपी छिप के खेल गए थे, वो फ्रंट फुट पे नहीं उतर रहे थे, लेकिन संभल की घटना पे वो बहुत फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। पहले दिन से लेके आज तक मैं देखा हूं, जो आज तक अगर बात करें आज संसद में जो उनकी मीडिया से बात करते हुए जिस तरह से वो आक्रामक दिख रहे हैं, किसी तरह से मतलब ये नहीं है कि वो ये कहा जाए, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि अब उनके ऊपर ये लगे कि वो मुसलमानों के मुद्दों पे जो है चुप रहते हैं या मुसलमानों के मुद्दों पे किनारा कर जाते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने बिना देर किए एक प्रतिनिधिमंडल कर दिया। कल ही से मैं कल देखा, कल संसद की कार्रवाई शुरू हुई, कल ही पहले दिन वो अपने सांसद जो वहाँ के जियाउर रहमान है उनके पक्ष में खड़े नजर आए, उनके साथ अपने खड़े नजर आए। इसके अलावा इकबाल महमूद का उन्होंने नाम लिया, अपने विधायक का नाम लिया। आज खुद जब वो जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा कोर वोट बैंक मुसलमान है और संभल जो है सपा की राजनीति का बहुत बड़ी प्रयोगशाला रही है। वहाँ से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हैं, राम गोपाल यादव सांसद रहे हैं, अभी जियाउर रहमान सांसद हैं। तो जो संभल का बेल्ट है वो यादव मुस्लिम कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा गढ़ है और अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि इस तरह के समय में
वो खास तौर से जब मुस्लिम समुदाय के 4 बच्चे गोली लगने से मौत हो गई है, ऐसे में उनके साथ न खड़े हों। और अगर क्योंकि कांग्रेस इस पे आक्रामक हो रही है, बिल्कुल, अगर वो कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के लिए कहीं स्पेस बन जाए, जहां हाँ। उनका गढ़ रहा है। क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम वोटर जो है सौरभ भाई, कांग्रेस का पुराना कोर वोट बैंक रहा है। और लोकसभा चुनाव में यह बात कही गई कि मुसलमान जो है वो कांग्रेस की वजह से या राहुल गांधी और सपा के, कांग्रेस और सपा के अलायंस होने से और राहुल गांधी की वजह से एकजुट हो गया। वरना कांग्रेस अगर किसी के साथ अलायंस में होती तो हो सकता है मुस्लिम वहां जा सकता था। और ये बात दिखी भी है। और मैं मुस्लिम समुदाय में अगर लोगों से बात करता हूं तो वो बात कहते में हैं कि राहुल गांधी को लेकर जो उनकी इमेज थी, वो छवि थी, वो बदली है। क्योंकि राहुल गांधी मुसलमानों के मुद्दे पे आक्रामक नजर आते हैं। उनके मुद्दे पे वो कोई ऐसा नहीं ढकचिक की बात करते हैं। वो बीजेपी आरएसएस पे खुलकर कटाक्ष करते हैं। और क्योंकि अखिलेश यादव पे एक और आरोप लगता रहा कि वो आजम खां जैसे अपने नेता को, असदुद्दीन ओवैसी अक्सर कहते हैं कि जब वो आजम खां को नहीं बचा पाए तो मुसलमानों के साथ कैसे खड़े होंगे। तो इस बात को समझने लगे कि कांग्रेस इस पे सियासत कर सकती है। इसीलिए आप देखिए, जब ये बात आई कि कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी जो है वो संभल जा सकते हैं, तो वैसे ही उसके 5 मिनट के बाद ही अखिलेश यादव की बाइट आ जाती है कि अखिलेश यादव बोले मैं भी जाना चाहता हूं। क्योंकि मीडिया से पूछी कि राहुल गांधी जा रहे हैं, क्या आप भी जाएंगे? उनका हाँ मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन प्रशासन मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रहा। बिल्कुल, प्रशासन जाने की इजाजत नहीं दे रहा, मगर दोनों ही नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हों चाहे अखिलेश यादव हों, दोनों ही संभल जाना चाहते हैं। बाकी संभल में क्या राजनीति चल रही है, क्या इस पूरे मामले का इतिहास रहा है, इस वीडियो में हमने बताने का आपको प्रयास किया। ऐसे और लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी संभल पर। जो भी अपडेट्स आते हैं आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।